हेलो गाइस, मैं राजेश कुमार दुबे। आज आप लोगों को राजकिशोरी देवी प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं प्रतिदिन आप लोगों को खासकर जो विशेष फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए मैं एक नए नए लेसन और उसके बारे में जानकारियां आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कल मैंने आप लोगों ने देखा कि मैंने काफी महत्वपूर्ण लेसन पढ़ाया था जिसका हेडिंग था कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब कि डिसेबिलिटी क्या है। तो उसको मैंने बताया था कि क्षति, अक्षमता या निःशक्तता। तो क्षति के बारे में मैंने बताया था कि क्षति किसको कहते हैं, कि जन्म से पूर्व या जन्म के बाद किसी कारणवश किसी आदमी के किसी अंग का क्षति हो जाना, वो क्या कहलाता है? क्षति कहलाता है। और अक्षमता किसको कहते हैं? कि उस दुर्घटना या कारण के कारण हमारे अंग को पहले की तुलना में उसका उचित कार्य नहीं करना, उसको क्या कहते हैं? अक्षमता। तो जैसा आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वीडियो का मेन मकसद है कि आप कैसे तैयारी करें। आपकी तैयारी कॉम्पिटिटिव भी होना चाहिए, ताकि इस समय आप लोग देख रहे हैं कि किसी भी फील्ड का कोई छात्र हो, उसको टेट, सुपर टेट इत्यादि से गुजरना पड़ रहा है। तो इसके इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज आप लोगों के सामने कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और खासकर विशेष फील्ड से जो बच्चे बिलोंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने क्या किया कि स्पेशल कुछ क्वेश्चन तैयार किए जो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं। इसको आप लोग अधिक से अधिक लोगों से जुड़िएगा, ताकि अधिक से अधिक विशेष फील्ड से आने वाले बच्चों या जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को लाभ मिल सके। तो मैंने आज क्या किया कि आज आप लोगों के लिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो सके और ये आपके भविष्य में काफी अच्छा काम आएगा। तो इसके संबंध में मैंने जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वो है कंसेप्ट एंड डिफिनीशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। मतलब जो विकलांग हैं, निःशक्त हैं, उस लेसन का ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखिए स्क्रीन पर, कि किस शब्द का अर्थ व्यक्ति की सामाजिक, मानसिक या शारीरिक क्षमताओं में कमी, किस कारण, इसको किस रूप में आप विभक्त करेंगे? अक्षमता, विकलांगता, विकलता या विपद। अब आप लोग अपने दिमाग पर बल डालिएगा कि आखिर इस चारों में कौन आंसर सही है। तो मैं बारी बारी से आप लोगों को आंसर भी बताऊंगा, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। ये आपको काफी भविष्य में या अभी जो परीक्षा होने वाली है उसमें काफी ये महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप लोगों को हमेशा परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पहला सवाल है कि किस शब्द का अर्थ व्यक्ति की सामाजिक, मानसिक या शारीरिक क्षमताओं में कमी, इसको क्या कहते हैं? अक्षमता कहते हैं, विकलांगता कहते हैं, विकलता कहते हैं या विपद। तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ए, अक्षमता। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए नंबर पर क्या है? अक्षमता। अब है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है?
किस शब्द का अर्थ व्यक्ति के द्वारा सामाजिक या प्राकृतिक परिवर्तनों के ताकतों में रुकावट है? इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द का अर्थ व्यक्ति के द्वारा सामाजिक या प्राकृतिक परिवर्तनों की ताकतों में रुकावट है। जो लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं या जुड़ते हैं तो थोड़ा अपने ऊपर बल डालिएगा कि इन क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा। अंत में तो मैं बता ही रहा हूं। तो इसका आंसर होगा, इसका विकल्प कितने हैं? 4। विकलता, अक्षमता, विकलांगता, विपद। इसका क्या आंसर होगा? डी नंबर, विपद। इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा, विपद होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिएगा और इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो सके। तीसरा क्वेश्चन है कि व्यक्ति की विशेष आवश्यकताओं के लिए व्यापार, उत्पादन या सेवाओं के प्रयोग में तकनीकी या मानव संसाधनों की आवश्यकता किस शब्द का वर्णन है? ये किस चीज में पूछ रहा है? विशेष आवश्यकताओं के लिए व्यापार, उत्पादन या सेवाओं के प्रयोग में तकनीकी या मानव संसाधनों की आवश्यकता किस शब्द का वर्णन है? तो इसका विकल्प दिया है, देखिएगा ध्यान से, अक्षमता, विकलांगता, विपद, विकलता। अब इसको आप लोग बताइएगा कि इसका सही विकल्प क्या होगा। थोड़ा इस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा विकलांगता। 3 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी, विकलांगता। अब अगला क्वेश्चन है किस शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति की योग्यता का अभाव जो किसी निश्चित कार्य करने के लिए उपयुक्त हो। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति की योग्यता का अभाव जो किसी निश्चित कार्य करने के लिए उपयुक्त हो। इसका विकल्प है ए, विकलता, बी है विपद, सी अक्षमता, डी विकलांगता। तो इसका सही आंसर होगा डी, विकलांगता। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर। ये क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के सामने है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है कि व्यक्ति की समाज में गतिशीलता, स्वतंत्रता और सम्मान की अभाव किस शब्द का अर्थ है? क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति की समाज में गतिशीलता, स्वतंत्रता और समान अभाव, सम्मान की अभाव। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसकी समाज में जैसे सामान्य लोग हैं, उसकी गतिशीलता, स्वतंत्रता और सम्मान के अभाव किस शब्द का अर्थ है? विकल्प है इसका विपद, अक्षमता, विकलता या विकलांगता। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? डी नंबर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी, विकलांगता। इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। मैं प्रत्येक दिन पाठ और उसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। आप लोग इस चैनल के माध्यम से हमेशा जुड़ते रहिएगा ताकि आप लोगों को भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं या जो आपकी क्लास की परीक्षाएं हो रही है उसमें अधिक मात्रा में ये क्वेश्चन काम आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षमता, विकलांगता और हैंडीकैप का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्षमता, विकलांगता और हैंडीकैप का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? विकल्प इसका है शिक्षा के क्षेत्र में नीति बनाने के लिए, विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक समावेशन के लिए, सी है विकलांग व्यक्तियों की रोजगार संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, डी है स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुधारने के लिए। तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक समावेशन के लिए। ये किसके लिए शब्द किया गया है? हैंडीकैप, विकलता और अक्षमता, विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक समावेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अक्षमता, विकलता और हैंडीकैप का क्या लक्ष्य है? क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अक्षमता, विकलता और हैंडीकैप का क्या लक्ष्य है? विकल्प दिया गया है विभिन्न असमानताओं को समाप्त करना, विकलांग व्यक्तियों को समाज में इंटीग्रेट करना, विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता करना, सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराना। इसका क्या आंसर होगा? जैसा कि आप लोगों को मैं इसका सही आंसर होगा विभिन्न असमानताओं को समाप्त करना। इस सरकार ने जो फोकस डाला है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए ये सुविधा दी जाएगी, समान अवसर दिए जाएंगे, इसका उद्देश्य में यही है कि विभिन्न असमानताओं को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अक्षमता, विकलता और हैंडीकैप किसके द्वारा विकसित किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अक्षमता, विकलता और हैंडीकैप किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए नंबर विकल्प है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, आईसुसेड। इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर ए। आप लोग नोट कर लीजिएगा, विकल्प नंबर ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अक्षमता, विकलता और हैंडीकैप में अक्षमता का क्या अर्थ है? क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अक्षमता, विकलता और हैंडीकैप में अक्षमता का क्या अर्थ क्या है? विकल्प दिया गया है व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक या सामाजिक क्षमता का हानि, किसी व्यक्ति की योग्यता की कमी, व्यक्ति की समाज में असमानता, विकलांगता। इसमें अक्षमता का अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर है विकल्प नंबर ए, व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक या सामाजिक क्षमता का हानि। जैसा कि कल के पाठ में आप लोगों को पढ़ाया गया था, उसी लेसन का ये मेन निचोड़ है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय अक्षमता, विकलता और हैंडीकेप में अक्षमता का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर ए नंबर होगा, व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक या सामाजिक क्षमता का हानि। क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों के स्क्रीन के सामने? अंतर्राष्ट्रीय अक्षमता, विकलता और हैंडीकेप का मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर इस क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय क्षमता, विकलता और हैंडीकेप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका विकल्प दिया गया है। पहला, समाज की समानता सुनिश्चित करना, विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यापार अवसर उपलब्ध कराना, विभिन्न क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना। और डी है अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना। तो इसका सही आंसर होगा कौन? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा समाज की समानता सुनिश्चित करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? समाज की समानता सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में विकलांग बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए किस संवैधानिक अधिकार का आधार है? देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, खासकर जो विशेष क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में विकलांग बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए किस संवैधानिक अधिकार का आधार है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 30। कौन सा अनुच्छेद होगा आप लोग बताइए? तो इसमें इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21। इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विकलांग बच्चों को शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में विकलांग बच्चों को शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ये तो हो गया अनुच्छेद कौन कौन से है? ए नंबर अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 45 से, अनुच्छेद 29A। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 21A। आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 21A। अब अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, भारत में विकलांग बच्चों के लिए क्या क्वेश्चन है? भारत में विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं? विकल्प देखिए, आवासीय आधारित शिक्षा, सामान्य शिक्षा में समावेश, अत्याधिक शिक्षा, सभी विकलांग बच्चों को शिक्षा में समावेशित करने का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, सभी विकलांग बच्चों को शिक्षा में समावेशित करने का अधिकार। अब 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य सरकारों को क्या करने की जिम्मेदारी है? अनुच्छेद 45 में राज्य सरकारों को क्या करने के लिए जिम्मेदारी
जिम्मेवारी दिया गया है। विकल्प है विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा संस्थान स्थापित करना, अल्पसंख्यक विकलांग बच्चों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, विकलांग बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करना, विकलांग बच्चों के परिवारों को अनुदान प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकलांग बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करना। आप लोग आंसर को बढ़िया से ध्यान से देखिए, पढ़िएगा। इसका सही आंसर होगा विकलांग बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करना। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में विकलांग बच्चों के लिए संबंधित कानून कौन कौन से हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है स्क्रीन पर। भारत में विकलांग बच्चों से के लिए संबंधित कानून कौन कौन से हैं? ए नंबर राज्य विकलांग लोक शिक्षा अधिनियम 2009, विकलांग जन कल्याण अधिनियम 1995, विकलांग बच्चों की शिक्षा अधिनियम 2016, सभी वर्णित विकलांग बच्चों के लिए विशेष कानून। इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा? आप ध्यान से देखिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकलांग बच्चों शिक्षा अधिनियम 2016। इसको आप लोग नोट करके रखिएगा, ये सही आंसर होगा विकलांग बच्चों शिक्षा अधिनियम 2016। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकलांगजन अधिनियम की पूरी रूप से लागू होने की तारीख क्या थी? विकलांगजन अधिनियम कब बना? कल के भी पाठ में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि किस साल में विकलांगजन अधिनियम बना, और आज इसका वस्तुनिष्ठ है पूछ रहा हूं। भारत में विकलांगजन अधिनियम की पूरी रूप से लागू होने की तारीख क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर 2016। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? विकलांगजन अधिनियम के अंतर्गत क्या क्वेश्चन है? विकलांगजन अधिनियम के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को क्या प्राधिकारिक तौर पर उपलब्ध कराया गया है? बताइए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए। अब क्वेश्चन नंबर है 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? विकलांगजन अधिनियम के तहत किसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को समाज में समाविष्ट करना है? विकलांगजन अधिनियम जो बना है उसमें उसके तहत किसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को समाज में समाविष्ट करना है? विकल्प क्या है आप लोगों के सामने? परिवार, समाज, सरकार, विद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा सरकार, सी नंबर, नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, सरकार। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। विकलांगजन अधिनियम के तहत क्या है क्वेश्चन 19 नंबर? विकलांगजन अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों को किस अवसर के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? रोजगार, उच्च शिक्षा, खेलकूद, सभी उपरोक्त। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को पता भी होगा कि जितने भी विकल्प दिए गए हैं
वो विकलांग जन अधिनियम के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए ये सभी अवसर प्रदान किए जाते हैं। रोजगार मुहैया कराया जाता है, उच्च शिक्षा मुहैया कराया जाता है, खेल कूद कराया जाता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? डी नंबर, उपरोक्त सभी उपरोक्त। इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, सभी उपरोक्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विकलांग जन अधिनियम के अंतर्गत किसको विकलांगों के हितों की सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी है? ये जिम्मेवारी किसको दी गई है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नगर पालिका, ग्राम पंचायत। तो आप लोगों को पता ही होगा ये जिम्मेदारी किसकी है? ए, राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी आरसीआई की स्थापना कब की गई थी? ये हमेशा क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा। आपकी ये सेमेस्टर की परीक्षा हो, फाइनल परीक्षा हो, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसीलिए इस ऐसे प्रकार को क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखना और अधिक लोगों की जानकारी देना आप लोगों का फर्ज है। तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? विकल्प है 1985, 1992, 1979, 2001। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1985। क्लियर? इसका सही आंसर क्या होगा? 1985। अब अगला क्वेश्चन है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां स्थित है? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी आरसीआई का मुख्यालय कहां है? तो इसका विकल्प क्या दिया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, नई दिल्ली। इसका सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तेईस नंबर क्वेश्चन क्या है? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की मुख्य उपलब्धियों में से एक है। जो ये दिया गया है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की मुख्य उपलब्धियों में से है एक है कौन? शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण, विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता, रोजगार प्रशिक्षण प्रोग्राम, सभी उपरोक्त। इसमें कौन विकल्प सही होगा? रिहेबिलिटेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्य उपलब्धि क्या क्या है? शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण ये भी करती है, विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता ये भी करती है, रोजगार प्रशिक्षण प्रोग्राम ये भी चलाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, सभी उपरोक्त डी नंबर। नोट कर लीजिएगा क्या इसका आंसर होगा? डी नंबर, सभी उपरोक्त जितने हैं ये सभी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की उपलब्धियों में से है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से आप लोग। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रमुख क्षेत्र क्या है? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रमुख क्षेत्र क्या है? विकल्प है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक संबंध। किस पर इसका ज्यादा फोकस रहता है? कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो इसका सही विकल्प होगा सी, रोजगार।
ये किस फोकस पर काम करता है? तो रोजगार, ताकि जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, विकलांग हैं, निःसज्जन हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। अब अगला क्वेश्चन है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करना, विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराना, विकलांग व्यक्तियों को समाज में समावेशित करना, विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। ध्यान से देखिए आप लोग, क्या क्या विकल्प दिए गए हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करना, विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराना, विकलांग व्यक्तियों को समाज में समावेशित करना, या विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है क्या? 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? शिक्षा नीति एनईपी का फुल फॉर्म क्या होगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पूरा रूप से लागू होने की तारीख क्या है? ये नई शिक्षा नीति क्या बोल रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा नीति का पूरा रूप से लागू होने की तारीख क्या है? पोस्ट में दिया है एनईपी, इसका मतलब होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब विकल्प में क्या दिया है? 2018, 2020, 2016, 2014। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2020, बी नंबर। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर 2020। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? देख, नेशनल टेस्टिंग एनटी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेशनल टेस्टिंग क्या है? विकल्प दिया गया है, शिक्षा की गुणवत्ता का माप, छात्रों की सामर्थ्य का मूल्यांकन, विद्यालयों की दर्जा बहाली, विद्यालयों के लिए छात्रवृत्ति प्रोग्राम। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, छात्रों की सामर्थ्य का मूल्यांकन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी होगा, छात्रों की सामर्थ्य का मूल्यांकन। अगला सवाल है, शिक्षा नीति के लक्ष्यों में से एक क्या है? न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी हमारी सरकार ने बनाई है, तो पूछ रहा है कि शिक्षा नीति के लक्ष्यों में से क्या है? बेहतर शिक्षा संरचना और प्रणाली का विकास, छात्रों की संख्या में वृद्धि, शिक्षा विद्यार्थियों को अच्छी स्वास्थ्य देना, ये सभी उपरोक्त। बताइए इसमें से क्या होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा बेहतर शिक्षा संरचना और प्रणाली का विकास। नई एजुकेशन पॉलिसी में किस पर फोकस दिया गया है? बेहतर शिक्षा संरचना और प्रणाली का विकास। अब अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है नेशनल टेस्टिंग। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। नेशनल टेस्टिंग क्या के माध्यम से परीक्षण किया जाता है? आखिर नेशनल टेस्टिंग होता है तो किस के द्वारा इसका परीक्षण, किन किन तथ्यों के आधार पर इसका परीक्षण या मापन किया जाता है? विकल्प दिया गया है
लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, प्रक्षेपण परीक्षण, सभी उपरोक्त। तो इसका आंसर सही क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सभी उपरोक्त, डी नंबर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर। मतलब कि नेशनल टेस्टिंग के ये सारे अवयव है, लिखित परीक्षा उसके द्वारा भी, साक्षात्कार के द्वारा भी और प्रक्षेपण प्रशिक्षण के द्वारा भी, यानी इसका सही आंसर होगा सभी उपरोक्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा नीति एनईपी के अंतर्गत क्या क्या विस्तार किया गया है? एनईपी को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या क्या विस्तार किया गया है? प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, औचित्य और अपारदर्शिता, सभी उपरोक्त। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, सभी उपरोक्त। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने इसलिए लाया हूं ताकि आप लोगों की कोई भी परीक्षा हो, जैसे आप आजकल आप देख रहे हो कि राज्य स्तर पर सरकारी परीक्षा ले रही है, स्पेशल के लिए अलग हो रहा है, सामान्य के लिए अलग हो रहा है। तो जो इस क्षेत्र में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जिन आप बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं ताकि वो कॉम्पिटिटिव रूप से तैयार हो सके, किसी भी परीक्षा में ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों के सामने लाने का मेरा मुख्य मकसद है ताकि आप लोग अच्छे से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सके और बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने ऐसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, फिर लेकर आता रहूंगा। आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों की जानकारी मिल सके। थैंक यू, दैट्स ऑल।